नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के कुछ विरोधी पूछ रहे हैं कि मोदी को 24 में 370 सीटें आएंगी कैसे। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता खुलेआम ये कह रहे हैं कि मोदी 370 सीट जीत जाएंगे। ये नंबर कहां से आया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली है? आज इन सवालों के कुछ जवाब मिल गए। मोदी को 370 सीटें तब आएंगी, एनडीए को 400 के पार जाने का मौका तब मिलेगा जब देश के मुसलमान भी मोदी को वोट करेंगे। पहले से बहुत ज्यादा वोट मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है, और आप पूछेंगे कि मुसलमान मोदी को वोट देगा क्यों? तो आज इसका सबसे बड़ा एक सर्वे हो गया। सर्वे भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे कैमरे पर सर्वे। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और बिहार तक मुसलमान सामने आकर कहने लगे हैं, आएंगे तो मोदी ही, 2024 में जीत की हैट्रिक बनाएंगे। अलग अलग राज्यों में भाईजान यहां तक कह रहे हैं कि मोदी की टक्कर में कोई है ही नहीं। मुस्लिम इलाकों में मोदी को लेकर अचानक ऐसा क्या हो गया? मोदी ने कैसे 24 के लिए अरिथमेटिक से ज्यादा मुसलमानों के साथ अपनी केमिस्ट्री को हैट्रिक का जरिया बना लिया? 370 सीट का असल फॉर्मूला कैमरे पर कहां नजर आया, देखिए। कौन कहता है मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करता? कौन कहता है मुसलमान मोदी को वोट नहीं दे सकता? कौन कहता है मुसलमान मोदी की पार्टी को 370 तक नहीं पहुंचा सकता? कौन कहता है मुसलमान एनडीए को 400 पार नहीं लेकर जा सकता? अच्छी हालात है, भाजपा के गोद में जाएगी। इंशाल्लाह बीजेपी सरकार फिर आएगी और आने भी चाहिए। बहुत अच्छी सरकार है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस जन्नत बेनजीर को वापस लाया। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है, आज हर एक कश्मीरी के दिल में बस रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अवाम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, और कमल कश्मीर से खिल के जाएगा। अब पुलवामा के रियाज अहमद 24 को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी के सामने क्या कहते हैं? बडगाम की सायमा बशीर 24 में क्या करने वाली हैं? ईवीएम में किस पार्टी का बटन दबाने वाली हैं? बांदीपुरा की शाहीना बेगम के दिमाग में क्या चल रहा है? पुंछ के लाल मोहम्मद देश में किसकी सरकार बनाने वाले हैं? जिस अनंतनाग में पिछली बार बीजेपी को 8% वोट मिले, गिन के 10,225 वोट मिले, क्या वहां इस बार चमत्कार होगा? जिस बारामूला में पिछली बार मोदी की पार्टी को 2% से भी कम वोट मिले, सिर्फ 7,894 वोट मिले, क्या वहां इस बार कमल खिलेगा? जिस श्रीनगर में 2019 के चुनाव में मोदी सिर्फ 2.5% वोट ले पाए, 4,631 वोट ही बटोर पाए, क्या इस बार बड़ा उलटफेर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। जम्मू, लद्दाख, उधमपुर मिलाकर बीजेपी की 3 सीटें हैं, मगर कश्मीर घाटी में एक भी लोकसभा सीट नहीं है। घाटी की तीनों सीटें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के पास हैं। मगर 24 के लिए मोदी ने 3+3 यानी सारी 6 सीटों पर बंपर मतदान का समाधान ढूंढ लिया है। बीजेपी के फेवर में जबरदस्त माहौल बना दिया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी नहीं कह रहे, ये पुंछ के लाल मोहम्मद कह रहे हैं। कश्मीर घाटी के गांव-गांव में मोदी के ही चर्चे हैं। आपका गुण गाते सभी बच्चे गांव वाले, मोदी जी नारा लगाते चलते रहते छोटे बच्चे। बांदीपुरा की शाहीना बेगम कह रही हैं, मोदी ने हमें लखपति दीदी बनाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, इसीलिए 24 में मोदी ही आया। मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल गई और मैं आज के डेट की एक लखपति दीदी बन गई। सर चलिए, पहले तो बधाई, आप लखपति दीदी बन गई, मेरी तरफ से बहुत बधाई। देखिए साइना जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मैं लखपति दीदी की बात करता हूं ना, तो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दुनिया भर की गंध उछालते रहते हैं, उनके गले उतरता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार से गांव में लखपति दीदी बन सकता है क्या? साइना जी, आपने ये करके दिखाया है, देश वालों को समझ आएगा कि हो सकता है। काम
कामयाबी अचीव करना, हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। नहीं साहब, मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है। 24 को लेकर, मोदी को लेकर यह सेंटिमेंट सिर्फ कश्मीर घाटी में नहीं दिख रहा। ऑल ओवर इंडिया जहां जहां मुस्लिम वोटर्स मजबूत हैं, वहां वहां मोदी की फैन फॉलोइंग के सबूत हैं। कैमरे का स्विच जब ऑन होता है तो मुसलमान मोदी मोदी ही करता है, बीजेपी को वोट देने की बातें ही करता है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने तय किया है, खासकर कश्मीरी अवाम ने तय किया है कि अब जब भी वोट देना होगा वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया जाएगा। अब हर घर में और हर घर में, हर चौराहे पे, हर बाजार में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है। इंशाअल्लाह जरूर होएगी, 370 पार होएगी, उससे भी ज्यादा होएगी। जम्मू एंड कश्मीर में वन हैंड हुकूमत भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मोदी जी को याद रखेंगी। मोदी जी तो हैं ही इतिहास बनाने वाले, इतिहास दिखाने वाले और इतिहास को बदलने वाले। मुसलमान अगर मोदी मोदी करने लगे तो यह 2024 का सबसे बड़ा संकेत है। मोदी विरोधियों के लिए मुस्लिम वोटर्स के बदलते बिहेवियर का यह पैटर्न खतरे की घंटी है। ऐसा क्यों है, यह इस आंकड़े से समझिए। 2020 के बिहार चुनाव में 77% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया। 2021 के बंगाल चुनाव में 75% मुसलमानों ने टीएमसी को चुना। 2022 के यूपी चुनाव में 79% मुसलमानों ने अखिलेश की पार्टी को वोट दिया। मगर 24 के लोकसभा चुनाव में यह सब बदल सकता है। हेडलाइन पढ़ लीजिए, मतलब समझ लीजिए। इस बार हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी के ही नाम पर मुहर लगा सकता है और इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, मुस्लिम वर्ग भी समझ चुका है कि बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है, इसीलिए मोदी विरोधी को वोट देकर वो अपना नुकसान नहीं कराना चाहते। नंबर 2, इंडी अलायंस मैदान में उतरने से पहले ही सरेंडर कर चुका है, टूट चुका है। मुसलमानों में यह मैसेज जा चुका है, उन्होंने मोदी विरोधी गुट के बायकॉट का इरादा कर लिया है। नंबर 3, मुस्लिम वर्ग अच्छी तरह समझ चुका है कि बीजेपी को अनटचेबल ट्रीट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो इस गलती में सुधार करना चाहते हैं। नंबर 4, मोस्ट बैकवर्ड मुस्लिम्स यानी पसमानदा मुसलमान पहले से ही मोदी के साथ हैं। 19 के चुनाव में ऐसे 9% मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया और 24 में ऐसा लग रहा है कि अपर क्लास मुस्लिम यानी अशरफ मुस्लिम भी बीजेपी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। जानते हैं ये सारे पॉइंट्स लिखने वाला कौन है? एक मुस्लिम, उसका नाम है हसन सुरूर, जो एक पत्रकार हैं। यह कोई पहले से स्क्रिप्टेड आर्टिकल नहीं है, 24 की रियलिटी है। नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों के इस सेंटिमेंट को समझ चुके हैं, तभी तो वो जब जम्मू पहुंचते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ शाहीना बेगम, लाल मोहम्मद के सामने कहते हैं कि मोदी राज में कुछ भी मुमकिन है। ये 24 में 400 पार के ही संकेत हैं। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मोदी ने विरोधियों के मुस्लिम वोट बैंक में अचानक सेंध लगाई है। इसकी शुरुआत 14 में ही हो गई थी। 24 में बस मोदी ने उसमें और इजाफा कर लिया है। हिस्टोरिकली देखें तो 1996 में 2%, 98, 99 और 2004 में 6%, 2009 और 2014 में 4% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। मगर 2019 में आंकड़ा बढ़ गया, तब 7% मुसलमानों की पसंद मोदी थे, 8% ओबीसी मुसलमानों की पसंद भी मोदी थे। 2019 में 12% मुसलमानों की लीडरशिप प्रेफरेंस नरेंद्र मोदी थे। आंकड़ों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, मगर बावजूद इसके 2019 में हेडलाइन क्या बनी? हेडलाइन बनी, बीजेपी इज इमर्जिंग एज सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड पॉलिटिकल चॉइस फॉर मुस्लिम वोटर्स इन इंडिया। और 2024 के लिए अब हेडलाइन क्या बन रही है?
हेडलाइन बन रही है कि इस बार हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी को ही वोट दे सकता है। और उसका हिंट तब मिलता है जब मोदी और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने बैठकर बात करते हैं। मुस्लिम महिलाएं और भाईजान मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। विरोधी कहेंगे कि मोदी जी के कैमरे में तो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, मगर विरोधी ये नहीं जानते कि जब दूसरा कैमरा ऑन होता है तो वही मुसलमान मोदी मोदी ही करता है। और क्या कहता है ये सुन लीजिए। आप ये मान लीजिए कि 50 सालों से जो कश्मीर की हालत वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बदल ली है, वो किसी के बस की बात नहीं थी। जो कश्मीर हाथ से चला गया था, जिस कश्मीर में बम ब्लास्ट होते थे, इंटरनेट 6 मंथ के लिए बंद होते थे, 2019 के बाद कभी न इंटरनेट बंद रहा। हमारा नौजवान हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, हमारा नौजवान आज रोजगार मांग रहा है। और 70 सालों के बाद आपने देखा होगा, आप कश्मीर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वहाँ पे बिजली पहुँची है, रोड पहुँचे हैं, हर एक गरीब को अपने हुकूक मिल रहे हैं। आज वहाँ अगर किसी माँ या बाप का बच्चा बाहर जाता है, उसको मालूम है ये वापस शाम को आ जाएगा। पहले दौर में ऐसा होता था कि सवेरे बच्चा निकलता था, शाम के वक्त या तो डेड बॉडी आ जाती थी या तो उसका पता ही नहीं होता था वो कहाँ है। 370 हटने के बाद हालात भी बदले। 370 एक बहुत बड़ा बैंकर था वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का, क्योंकि उनको कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। हमारे आंखों के ऊपर पर्दा था, वजीर आजम आया, उसने पर्दा हटाया और आवाम को पता चला हम तो धोखे की जिंदगी गुजार रहे थे। डीडीसी बीडीसी इलेक्शन हमारे जहन में ही नहीं था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया। आपको मालूम होना चाहिए 70 सालों में इन्होंने पंचायत राज एक्ट नाफिज वहाँ पे नहीं किया, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज गरीब के हाथ में, वार्ड मेंबर के हाथ में, पंच सरपंच के हाथ में पैसे आ जाते हैं, देहातों में लग जाते हैं, गांवों में लग जाते हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस का वजूद मिट चुका है। अभी आपने जिस शख्स की बात सुनी वो कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। सोचिए, धारा 370 हटने के बाद मोदी की लोकप्रियता कश्मीर घाटी के गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में किस कदर बढ़ चुकी है, कितनी ज्यादा फैल चुकी है, इसका अंदाजा आपको एक सर्वे के आंकड़े से लग जाएगा। 2019 के चुनाव में जिस जम्मू कश्मीर से एनडीए को 46% वोट मिले थे, इस बार उसी जम्मू कश्मीर में एनडीए का ग्राफ बढ़कर 49% पर जाने की संभावना है, यानी 3% वोट शेयर का जंप। नोट करने वाली बात यह है कि घाटी में मोदी की पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी अरिथमेटिक से ज्यादा वोटर्स के साथ पर्सनल केमिस्ट्री पर फोकस्ड हैं और मुसलमानों के साथ मोदी की इस केमिस्ट्री का मोदी सरकार के डेवलपमेंट वाले एजेंडे का साइड इफेक्ट घाटी की रीजनल पार्टीज पर भी दिख रहा है। तभी तो अब फारूक अब्दुल्ला भी कहने लगे हैं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 24 में अपनी पार्टी के लिए 370 सीटों का जो टारगेट रखा है वो तभी पूरा होगा जब मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा तबका मोदी की ओर आएगा। यूपी की कुल 80 में से 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 30% है। बिहार की 40 में से करीब 15 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 15 से 70% के बीच है। पश्चिम बंगाल में कुल वोट में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं और इस वक्त इन तीनों ही राज्यों में मुस्लिम वोट का समीकरण सेट करने के लिए, मुसलमानों को अपनी ओर खींचने के लिए पॉलिटिकल प्रयोग चल रहा है। बिहार में ये प्रयोग तेजस्वी यादव कर रहे हैं, यूपी में राहुल लगे हुए हैं और बंगाल में ममता ने दिन रात एक किए हुए हैं। तेजस्वी अपने कोर वोटर यानी MY समीकरण में मुस्लिमों का वोट भी साधना चाहते हैं और लगे हाथों इस फिराक में भी हैं कि उनसे हिंदू वोट भी न खिसके। इसीलिए राहुल की तर्ज पर यात्रा शुरू करने से पहले
पूजा अर्चना की फुल वीडियोग्राफी करवाते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, पब्लिक के बीच पहुंचते हैं तो फुल एक्शन में हाथ आजमाते हैं, ठेठ बिहारी अंदाज में वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। कहने को ये तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा है, मगर क्या वो या इंडी अलायंस वाले मुसलमानों का विश्वास जीतने में कामयाब हो पा रहे हैं? जवाब बिहार के मुजफ्फरपुर के मुसलमानों से सुनिए, क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा जब कैमरे पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के देश के मुसलमान खुलकर मोदी का नाम ले रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि मोदी ही आ रहे हैं। मुसलमान अब की बार मोदी को ही वोट देने जा रहे हैं। और इस बार 24 में मोदी और राहुल गांधी में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी जी बनेंगे। हाँ बनेंगे, उन्हीं का। क्या नाम है? सोफिया जी। आपको ऐसा लगता है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने? हाँ वही बनेंगे। मुस्लिम महिलाएं क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का साथ दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं। किस बात को लेकर? अच्छाई किया है, हर चीज़ का अच्छाई किए हैं, हम लोग तो उन्हीं के साथ है। 3 तलाक को जो कानून लाया उन्होंने, आपको लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं इससे प्रभावित हैं? देखिए जो है वो तो है, जो हुआ है वो तो है ही है, और जो चाहे जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं का वोट जो है वो मोदी को मिल सकता है? हाँ मिलेगा। मोदी सबसे बेहतर है। कैसे? कैसे? हर चीज में बेहतर है। क्या आधार है ऐसा कह रहे हैं? किस बात पे ऐसा कह रहे हैं? अब किस बात पे? हर चीज में अच्छा है, कांग्रेस के से बेहतर है। अच्छा। कांग्रेस के राज में भी रह चुके हैं, इनकी राज में भी रह सके। 10 साल में बहुत कुछ बदला है। मुस्लिम समाज के लोगों का साथ क्या बीजेपी को मिल सकता है आपको लगता है? बिल्कुल मिलेगा, मिलते ही है। मिलता है तब ना जो है जीतते हैं। सब कुछ ना कुछ तो देते ही हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं देते हैं, सब देते हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में किसका पल्ला भारी दिख रहा है? क्या बोला जाए, हम लोग को इसी का अंदाज तो है नहीं, सब है ना, फिर भी लग रहा है कि वही आवेंगे, सब है ना, मोदी जी, सब है ना। क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए कि लोग का देख रहे हैं कि रुझान उसी की तरफ है, सब ना, लोगों का उधर है। मोदी जी के चेहरा की जो पहचान है हिंदुस्तान में, उसका चेहरा कोई दूसरा है नहीं विपक्ष में, इसलिए जो है मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, क्योंकि विपक्ष जो है एकजुट नहीं हो सका, बिखर गया, इसलिए आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। इसका फायदा होगा आपको लग रहा है बीजेपी को? बीजेपी को ही होगा, अब वही आएंगे, मोदी जी ही जीतेंगे। तो विपक्ष में आपको लग रहा है कोई है ही नहीं? कोई नहीं। मोदी का मुकाबला किसी से तो होगा? किसी से नहीं, कोई नहीं है। मोदी गांधी से भी नहीं? नहीं, मोदी बनाम कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, काफी पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी थी पहले, अब नहीं है। अब कुछ भी नहीं है। अब दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है, अब कुछ नहीं बोलेंगे। अब मेरी राय में हिंदुस्तान में मोदी से अच्छा कोई नहीं है। हाँ बस। अच्छा, तो आपको लग रहा है मुस्लिम समाज भी साथ दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम समाज साथ दे सकता है मोदी जी का? जी हाँ, एकदम परफेक्ट है, सब है ना, बस उनके छोड़ करके दूसरा आ भी नहीं सकता है, सब है ना। ये तो हम लोग को जो है लोगों का रुझान देख रहे हैं, लोगों का बातचीत से चौक चौराहा पर देख रहे हैं, सब है ना, हाँ, कि वही आइबे करेंगे, सब है ना। तो मोदी जी करे अब की बार 400 पार, आपको भी ऐसा लग रहा है? अब क्या बोला जाए, देखिए ये तो भगवान का गॉड गिफ्ट उनको समझिए, सब है ना। बस हम लोग इतना जानते हैं कि उनको हम या आप क्या बना देंगे, उनको भगवान पसंद किया है, इसलिए भगवान उनको बनाना चाहते हैं। अब वो सब हम लोग में कमी के वजह से है, ये हम लोग में एक ठेठ भाषा है, समझ ना, कि हम लोग नाफरमानी के वजह से, इसलिए कि हुकूमत वही करेंगे, समझ ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मुस्लिम मोहल्लों का ये सेंटिमेंट क्लियरली राहुल, तेजस्वी, ममता और मोदी के हर विरोधी के लिए सेटबैक है। संभल से मुजफ्फरपुर तक, जम्मू से कश्मीर तक, मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त सिर्फ मोदी की ही लहर है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ या नहीं, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। पुलिस यूपी के हर बड़े शहर और जिले में गिरफ्तारियां कर रही है। अभी तक कुल 287 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लाखों मोबाइल फोन पर पर्चे घूम रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपी में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का रिटर्न पेपर लीक हो गया। क्या सारी बात अफवाह है या इसमें जरा भी सच है? यूपी में पेपर लीक की बात झूठ है या इसका कोई सबूत है? मोबाइल फोन्स पर आने वाले वायरल मैसेजेस को बिल्कुल मत पढ़िए। पूरी रिसर्च के साथ बनाई गई इस पुख्ता रिपोर्ट को देखिए। जब ऐसा होगा हम तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे बस।
क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ या लीक होने की अफवाह फैलाई गई? क्या यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही मोबाइल पर वायरल था? क्या यूपी की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर यूपी पुलिस बड़ी संख्या में किसकी गिरफ्तारी कर रही है? अगर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर सरकार ने जांच क्यों बिठाई? क्या यूपी में 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए फिर से परीक्षा होगी? अगर रद्द नहीं करी जाएगी तो हम मर तो वैसे ही रही हैं सर, तो जिंदगी में बचा कुछ नहीं मरने के अलावा, क्योंकि हम सब गरीब घर के व्यक्ति हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि हम आने वाले भविष्य में बैठ के खा सकें। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही, कोई बच्चा बेचारा सुसाइड कर रहा है, कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है। मेरी जो मांग है सबसे पहली वो ये कि पेपर को निरस्त किया जाए, क्योंकि दोबारा से परीक्षा कराई जाए, चाहे वो भले ही 15 दिन के अंदर करा लें। आक्रोश, गुस्सा, खीज, परेशानी और चिंता। 17 और 18 फरवरी को पूरे यूपी में परीक्षा देने वाले करीब 50 लाख कैंडिडेट्स की यही दशा है। क्योंकि खबर फैली है कि यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर पहले ही लीक हो गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग हमारी वजह से ही यहाँ सर हैं। हम लोग वो इस भर्ती परीक्षा को फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अभ्यर्थी का सनसनीखेज दावा सुनिए। कन्नौज के एक कैंडिडेट का दावा है कि 18 तारीख को पुलिस भर्ती का जो पेपर शाम को 3 बजे होना था, उसकी कॉपी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्हें दोपहर 12:05 पर ही मिल गई थी। ये वही कथित लीक पेपर है जिसमें हैंड रिटन सवाल हैं और उनके जवाब टिक किए गए हैं। कुल 150 सवाल हैं। असली परीक्षा में भी 150 सवाल ही पूछे गए थे। और इस कैंडिडेट का यह भी दावा है कि इस कॉपी पेपर में हूबहू वही सवाल हैं जो असल पेपर में पूछे गए थे। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो सर इतने बड़े पैमाने पे आउट हुआ है कि हर जगह बच्चों को फ्री में पेपर दिया गया। जो पेपर पैसे से मिलना चाहिए था वो फ्री में मिला। और सर इसमें मिलने का कारण सर वो ग्रुप में पड़ गया। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 200 रुपए 500 में पेपर मिल गया, उसने ग्रुप में डाल दिया। सरकार और पुलिस तो बोल रही है कि पेपर से अब लीक नहीं हुआ है। सर पेपर तो लीक हुआ है। ये देखिए सर, ये लड़का 12:05 पे अब ये देखिए ये ग्रुप है और उस ग्रुप में अभिषेक अयोध्या आरो। ये कौन है अभिषेक अयोध्या आरो? ये सर जानते तो नहीं है बाई फेस, लेकिन ये लड़के ग्रुप में जुड़े हुए थे। उसी ग्रुप में हम भी जुड़े हुए की तरफ से 12:05 पर ये सुबह का है, वायरल हो गया है। इस तरीके का पूरा पेपर दिया गया है जिसकी प्रति पूरी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। आपने हमको दे भी रखी है, शेयर भी कर रखी है। यानी कि 3 बजे का पेपर दोपहर में 12:05 पे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद था। इसमें सारे सवाल सेम थे या कुछ अलग भी थे? सारे सवाल सेम थे सर। ये इतना कायदे से लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत हो गया है जहां पेपर बनाया गया सर वहीं से आउट किया गया ये पेपर। अगर इस कैंडिडेट के ये दावे सही हैं तो फिर तो मामला गंभीर है, क्योंकि इन्हीं दावों के आधार पर यह मांग हो रही है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा होनी चाहिए। लेकिन इन दावों की पुष्टि इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यूपी पुलिस की अभी तक की जांच में पेपर के लीक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद कोई भी एंट्री अलाउ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी है। यह इंटरनल जांच समिति सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन पेपर की जांच करेगी। यह भी देखेगी कि जो सवाल इन क्वेश्चन पेपर्स में हैं, असल पेपर में भी वही सवाल थे या नहीं। यह कथित क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले वायरल हुआ या बाद में वायरल किया गया। समस्या ऐसी है कि जहां से पेपर बना हुआ है ऐसा लग रहा है वहीं से लीक हुआ, क्योंकि सिस्टम पूरा पेपर इस हिसाब से पूरा पेपर जिस हिसाब से मैटर छपा हुआ था, पेपर छपने से और पेपर छपने के बाद पैकिंग के बीच में ये धांधली हुई है, जिसके बाद में पेपर पूरी तरह लीक हुआ है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के साल्वर मिल करके इसको आंसर सहित पेपर लीक किए। उन्होंने इसको 2,000 रुपये 5,000 रुपये लाखों में बेचा। और कुछ लोग कुछ विशेष लोगों को ये पेपर में कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था, जिसके बाद में पूरा पेपर पूरी तरह से पैसे कमाने के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। लगभग 5.5 लाख लड़कों के पास इसका पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके बाद मेनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप बार बार किसी चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं तभी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि मेनी टाइम फॉरवर्डेड उसमें लिख के आता है। अब परीक्षार्थी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ
तो फिर जांच समिति क्यों बनाई गई? अगर पेपर लीक होने की सिर्फ अफवाह फैलाई गई तो फिर सामने आकर इसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा? यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी इस कथित पेपर लीक पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? अब जो परीक्षार्थी ये सवाल पूछ रहे हैं वो इन सवालों का जवाब भी जान लें, क्योंकि इस पूरे केस में कंफ्यूजन बहुत फैला हुआ है। आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन यूपी पुलिस की जांच में अभी तक पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। यह कहा जा रहा है कि इस कथित पेपर लीक पर बोलने से सरकार बच रही है। सरकार इसकी जांच समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उसी के बाद बयान दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ भारी मात्रा में पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यह बात सही है कि यह गिरफ्तारियां इस भर्ती परीक्षा से ही जुड़ी हैं, लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो सब मुन्ना भाई हैं, यानी परीक्षा के सॉल्वर हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि दूसरे आरोप हैं। जैसे गाजीपुर में पुलिस ने 8 लोगों को तो पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके अलावा 9 ऐसे लोग पकड़े हैं जो किसी और के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इसी तरह मऊ में एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो पेपर दिलवाने के लिए फेक आईडी बना रहा था और 4 से 9 लाख रुपए मांग रहा था। फिरोजाबाद में भी 18 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस के सिपाही भी हैं। नैनपुरी में भी 6 सॉल्वर और 3 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं। गोंडा में भी पुलिस ने 1 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है, जो बिहार से 6 लाख रुपए की डील करके 2 लोगों के बदले परीक्षा देने आया था। इसी तरह प्रयागराज में भी एक सॉल्वर गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 फरवरी से लेकर अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 287 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा आरोपी नहीं है जिस पर पेपर लीक करने का आरोप हो। एक आरके कंसल्टेंसी थाना कोतवाली क्षेत्र मऊ के अंतर्गत है, वहां पर जब दबिश दी गई तो उसमें ये 5 लड़के वहां से पकड़े गए हैं। ये आईडी की मिक्सिंग का कार्य भी कर रहे थे। इनके पास से कई सारी फर्जी मोहरें बरामद हुई हैं और इनके पास से कई ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। जो डेस्कटॉप इत्यादि हैं उसमें कई सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें जो इनके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी वो बरामद हुई हैं। इसमें ये सामने आया है कि अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपये से लेकर 9.5 लाख रुपये लेकर उन्हें ये पेपर लीक का वादा कर रहे थे। ये कह रहे थे कि एक जगह पर ले जाएंगे, वहाँ बैठाएंगे, वहीं पर पेपर दिया जाएगा, वहीं पर पेपर का सोल्यूशन दिया जाएगा, वहीं से सीधे केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और केंद्र तक पहुंचाने के बाद वो परीक्षा देंगे। जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी में सेंधमारी का प्रयास कर रहे थे और उसी की योजना बनाते हुए पुलिस को एक इनपुट मिली थी। उसमें इन अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेन जो इसमें मास्टरमाइंड है वो 5 लोग हैं, जिसमें विजयकांत पटेल, विकास कुमार, निगम पटेल, विजय बहादुर और मनीष पटेल हैं। इन्हीं के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं उनको ब्लूटूथ डिवाइसेस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके माध्यम से इनको इनपुट्स दी जाती हैं एग्जाम में और इनको जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके आंसर्स बताए जाते हैं। तो इनके कब्जे से 4 ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली हैं, 4 रिसीवर्स जो इनपुट के लिए इनके पास रहता है वो मिला है, जिसको ये लोकल लैंग्वेज में मक्खी बोलते हैं। और उसके साथ साथ इनसे एडमिट कार्ड्स, फर्जी एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं। 2 व्हीकल्स इनसे बरामद हुए हैं और इसके कुछ अन्य साथी भी हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। उस पर भी पुलिस आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यानी ऐसे केस तो आए हैं जहां अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाकर परीक्षा दी गई, परीक्षा में नकल करने की कोशिश की गई, परीक्षार्थियों को ठगने की कोशिश भी हुई, सेंटर पर नकल करवाने की बात भी सामने आई है, लेकिन पेपर लीक जैसी कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, लेकिन पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने के पूरे सबूत हैं। असल में सारा तंत्र ही इसमें लगा दिया कि पेपर लीक करवा दो, अगर पेपर लीक नहीं हो पा रहा तो अफवाह ही फैला दो, ताकि पब्लिक के दिमाग में चला जाए कि पेपर तो लीक हो गया और इसमें कौन कौन आगे रहे डिटेल में देखिए। खेल तो कल से चल रहा है, लेकिन आज की लेटेस्ट एंट्री हुई है बहन जी के उत्तराधिकारी यानी भतीजे आकाश आनंद की, जो सीधे अपनी बुआ के कार्यकाल की तारीफ करने लगे और बिना जांच के ही ये मानकर चल रहे हैं कि हां पेपर लीक हुआ है। अखिलेश यादव ने तो कल ही ऐलान कर दिया था कि पेपर लीक हो गया है। उनके ट्वीट में पूरा गुणागणित था कि अगर 50 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है तो उनके परिवार के 2.5 करोड़ लोग हुए, और फिर सीधे असल एजेंडा भी चला दिया कि यूपी के ये 2.5 करोड़ लोग बीजेपी को हरा देंगे। असल में हर किसी का लक्ष्य ही यही है, इसीलिए यूपी में घूम फिर रहे कांग्रेस के राहुल गांधी को भी यही सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है। हर किसी को 50 लाख परीक्षार्थी दिख रहे हैं,
हर किसी को लग रहा है कि अगर इन 50 लाख युवाओं को सीधे बीजेपी के खिलाफ कर देंगे तो हारी हुई बाजी को पलटा जा सकता है और मोदी योगी का हर विरोधी इसी में लगा है। यह बात सही है कि परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आएंगे। यह भी सही है कि कई परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई और इसके बावजूद बहुत से फर्जी कैंडिडेट किसी और के बदले में परीक्षा दे रहे थे। ब्लूटूथ डिवाइस से बाहर से बैठकर पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। इस तरह की धांधली और नकल के तो कई केस हैं, लेकिन फिलहाल पेपर लीक होने का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। हेमंत सोरेन परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेमंत सोरेन जेल में हैं और अब उनके पिता शिबू सोरेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम संरक्षक शिबू सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रही लोकपाल की कार्रवाई रद्द की जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर लोकपाल सुनवाई कर रहा है और इसी सुनवाई की कार्रवाई को शिबू सोरेन की तरफ से रद्द करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि झारखंड में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वालों को जेल जाना होगा।